हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। G20 सीरीज का ये हमारा आखिरी वीडियो है जिसमें हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, देखो ये जब पास हो गया था ना तो सभी को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो जी कोई भी डिक्लेरेशन किसी भी समिट का तभी पास होता है जब सारे, जो हम कह सकते हैं जो भी सारे मेंबर कंट्रीज हैं, वो वहां पर हमें 100% कंसेंसस देखने को मिले। लेकिन क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, राइट? तो यहाँ पर जो रशिया और चाइना है वो एक साइड है, ठीक है, प्लस जो बाकी के सारे कंट्रीज हैं या हम कह सकते हैं वेस्ट एक साइड है। तो हमें दोनों के व्यूज को रिस्पेक्ट करना था, दोनों के व्यूज को एक साथ लेकर आना था। प्लस हमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन दोनों के व्यूज में भी डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो सभी को बिल्कुल 100% कंसेंसस में लेकर आना एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन इंडिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली सारी चीजों को हैंडल किया एंड फाइनली हमें भी हमारा जो G20 का समिट है उसमें एक डिक्लेरेशन देखने को मिला। देखो अगर 100% कंसेंसस नहीं मिलता ना तो हम उसे डिक्लेरेशन नहीं सिर्फ आउटकम्स बोलते। ठीक है, हम बोलते कि G20 समिट में हमें सिर्फ आउटकम्स देखने को मिले, राइट? कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं था। लेकिन यहां पर क्या होता, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे G20 के समिट्स हुए हैं सभी में हमें एक डिक्लेरेशन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया में इस साल इंडिया को जब G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी, अगर हमें कोई जॉइंट डिक्लेरेशन देखने को नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के इमेज के ऊपर भी हमें मतलब क्वेश्चन मार्क देखने को मिल सकता था, राइट? बट गर्व की बात है, ठीक है, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली सारी चीजें हैंडल की और हमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हमारे मेजर कमिटमेंट्स थे सारे G20 कंट्रीज के, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आउटकम्स की। ठीक है, तो देखो जो G20 का डिक्लेरेशन था ना, ये देखो बिल्कुल खुशी की लहर थी जब डिक्लेरेशन पास हो गया। और इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं उन्होंने बताया कि कैसे सारे मिनिस्टर, सारे शेरपास बिल्कुल लगे हुए थे इस डिक्लेरेशन को पास करवाने के लिए। ओके, एंड फाइनली उन्होंने उन्हें थैंक यू भी बोला, उन्हें अप्रिशिएट किया। ओके, देखो जो G20 का जो हमारा डिक्लेरेशन था न्यू दिल्ली का, उसमें हमें 73 आउटकम्स, साथ ही साथ 39 एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स, टोटल हमें 112 आउटकम्स देखने को मिले। जो कि देखो अगर हम पहले के प्रेसिडेंसीज की बात करें तो करीबन 2 से 2.5 गुना ज्यादा आउटपुट, ज्यादा कमिटमेंट्स हमें देखने को मिले, ज्यादा आउटकम्स देखने को मिले। ओके, तो ये भी एक मेजर चीज है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन के ऊपर, आखिर इंडिया ने बोला क्या। ठीक है, देखो उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये अपने आप में ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी डिक्लेरेशंस आए थे वो पैराग्राफ्स में होते थे, लेकिन पहली बार जो डिक्लेरेशन है उसमें हमें एक प्रियम्बल भी देखने को मिला, कंक्लूजन देखने को मिला और साथ ही साथ 10 चैप्टर्स देखने को मिले। ओके, इससे पहले जितने भी डिक्लेरेशंस होते थे वो सिर्फ पैराग्राफ्स के फॉर्म में होते थे, लेकिन ये डिक्लेरेशन अपने आप में ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रियम्बल देखने को मिलता है, 10 चैप्टर्स भी मिलते हैं और एक कंक्लूजन भी देखने को मिलता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन के ऊपर क्या बोला। ठीक है, इस डिक्लेरेशन में क्या बोला गया। पहली बात, यहाँ पर 7 पैराग्राफ्स डेडिकेट किए गए टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, लेकिन जो इससे पहले जो हमें डिक्लेरेशन देखने को मिला था, बाली डिक्लेरेशन, उसमें हमें सिर्फ 2 पाराज ही देखने को मिले थे ऑन दिस इशू। प्लस साथ ही साथ देखो इंडिया ने ना बहुत डिप्लोमेटिकली वर्ड्स को यूज किया है, जिससे उसने रशिया को ना ही डायरेक्टली कंडेम किया है, ना ही उसने रशिया
को रशिया का जो वर्क है, या हम कह सकते हैं जो रशिया ने किया है, उसे ना ही एग्रेशन डिक्लेयर किया, प्लस साथ ही साथ वेस्ट को भी वो मिल गया जो वो चाहता था। ठीक है, तो उसने रशिया को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया है। उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स को यूज करना होता है ना, थ्रेट या यूज ऑफ फोर्स फॉर टेरिटोरियल एक्विजिशन, हमें उससे रेफ्रेन करना चाहिए। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें टेरिटोरियल एक्विजिशन के लिए थ्रेट या फोर्स को यूज करने से रिफ्रेन करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो पीसफुली उसे रिजॉल्व करे। ओके, एंड यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज इनएडमिसिबल। आपने देखा हो ना, कई बार रशिया जो है न्यूक्लियर पावर का थ्रेट दिखाता है यूक्रेन को, तो यहां पर बोला गया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट, ठीक है, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेंगे, प्लस साथ ही साथ उसका जो यूज है वो इनएडमिसिबल है, और आज का जो एरा है दैट मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। ओके, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने पीसफुल यूक्रेन की भी बात की। ओके, प्लस देखो, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, वहां से हमें मेजरली देखने को मिलता है कि ये मेजर हमें यहाँ पे वीट, ये यूरोप को प्लस यूएन के जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं टू सपोर्ट, जो भी यूएन के सपोर्टिव प्रोग्राम्स है ना, फूड वाले जो भी एडिंग फूड एड वाले प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी ये वीट प्रोवाइड करता है, जो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज देता है। ओके, तो जब ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इससे जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो गई। क्योंकि देखो यूक्रेन क्या कर रहा है, यूएन के जो फूड एड वाले प्रोग्राम्स है उसमें भी दे रहा है फूड, प्लस ग्रेन्स दे रहा है, प्लस साथ ही साथ पूरे यूरोप को ग्रेन्स कहां से मिल रहे हैं, यूक्रेन से ही मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को फूड एड कहां से मिलता है, यूएन से मिलता है, लेकिन वो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से हैम्पर हो जा रहा था, तो फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो गई थी। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो गई थी। तो इसी के लिए यहाँ पर बात की गई कि जो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो प्लीज इसे कंटिन्यू करें। सारी चीजें आप आपस में सॉल्व कर लीजिए और इस सिक्योरिटी को सस्टेन करने की जरूरत है। ओके, ये मेजरली रशिया यूक्रेन के ऊपर बोला गया। देखो, रशिया का कहीं पे भी डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया है, सभी के लिए बोला गया है कि हाँ, आपको ना बिल्कुल थ्रेट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप दूसरे की टेरिटरी एक्वायर करो, मतलब थ्रेट यूज नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करना है। आज का जो एरा है वॉर का नहीं है, पीसफुली सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। ओके, ये फर्स्ट थिंग था। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एसडीजीज की। यहाँ पर एक मेजर कमिटमेंट जो था वो था कि हमें एसडीजीज को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, राइट, उनका पीरियड क्या है 2015 टू 30, हमें 2030 तक जो भी हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें कह सकते हैं उन्हें अचीव करने की जरूरत है, राइट। तो हमें इसके लिए जो हमारा प्रोसेस है उसे फास्टन करने की जरूरत है। अगर हम बात करें मैल न्यूट्रिशन की, है ना, अगर हम बात करें हंगर की, तो हमें बिल्कुल उसे खत्म करना है, ये एक कमिटमेंट था। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहां पे हमें टीचर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, ताकि जो हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है वो और एनहांस हो सके। साथ ही साथ हमें करिकुलम को और ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत है। हमें साथ ही साथ साइबर अवेयरनेस के ऊपर भी ध्यान देना है। हमें लोकल लैंग्वेज में टीचिंग को प्रेफर करना है। हमने देखा था ना, इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस चीज के ऊपर फोकस करता है, लोकल लैंग्वेज के ऊपर, राइट। तो एजुकेशन में हमें टीचर्स ट्रेनिंग की जरूरत है, करिकुलम को और ज्यादा
सही करने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें लोकल लैंग्वेज प्रेफर करना है, प्लस साथ ही साथ साइबर अवेयरनेस भी बढ़ानी है। ओके, और हमें मैल न्यूट्रिशन और हंगर को बिल्कुल जीरो करना है, ठीक है, इसे रिड्यूस करना है। ओके, तो ये चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थी कि हमें जो इनका अचीवमेंट है बाय 2030 उसे स्पीड अप करने की जरूरत है। और वहीं पे अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर देखो, आपने देखा था ना कोरोना पेंडेमिक में हमारे जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स थे वो हमें देखने को मिले, अभी तक भी उन पर मेजर काम जो है नहीं हुआ है। तो इनकेस अगर हमें कोई फ्यूचर पैंडेमिक देखने को मिलता है तो फिर से वो है हैवॉक क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमें फ्यूचर पैंडेमिक्स को देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा अभी का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। ओके, ये हमारा जो मेजर पार्ट था दैट वाज फॉर एसडीजीज। सेकेंडली यहां पर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इसी में साथ ही साथ बात किया गया कि हमें एक एक्शन प्लान भी अडॉप्ट करना चाहिए ऑन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। एक एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया गया। देखो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन होते हैं? कोई भी एक ऐसा पर्सन, हम बोल सकते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने क्राइम तो एक देश में किया है लेकिन वहां के लॉ से बचने के लिए वो दूसरे कंट्री में जाकर रहने लगता है, ठीक है, उन्हीं को हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही कंट्री के लिए इशू है, राइट, दोनों ही कंट्री के लिए ये इशू है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया गया ऑन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई। ओके, नेक्स्ट थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख लिए हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ देख लिया, ठीक है, साथ ही साथ यहां पे एक इंक्लूसिव वर्ल्ड की भी बात की गई। आपने देखा ना कि रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। ओके, और साथ ही साथ इंक्लूसिव वर्ल्ड के लिए क्या करना है? हमें सभी रिलीजियंस को, सभी कल्चर्स को प्रमोट करना है, सभी रिलीजियंस और कल्चर्स को हमें सपोर्ट करना है। ओके, ठीक है, कहीं पर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, तो इंक्लूसिव वर्ल्ड की भी बात की गई थी, ठीक है। अब पहली बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये बात एक्सेप्ट की गई एट G20। मैं बात कर रही हूं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की। देखो, एक मेजर कमिटमेंट हमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिफॉर्म्स को लेकर भी देखने को मिला, जिसमें पहली बार G20 के जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे हाँ रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्लस बात की गई कि जो भी सारे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमें उन्हें और ही ज्यादा इंक्लूसिव प्लस बिगर बनाने की जरूरत है। ओके, एंड जो WTO का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है उसे फुल्ली फंक्शनल बनाने की भी बात की गई। ओके, अभी करेंटली क्या हुआ, जो WTO का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है ना, उसमें जो एपीलेट बॉडी है वहां पर पोस्टिंग्स हमें देखने को नहीं मिली है, तो इसे भी फुल्ली फंक्शनल बनाने की बात की गई। तो ये हमारा मेजर टॉपिक था मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, इसके रिगार्डिंग भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ हमने वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग भी कमिटमेंट्स देखी इस डिक्लेरेशन में। G20 का एक स्पेशल फंक्शनिंग ग्रुप भी बनाया जाएगा डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट,
ठीक है, एक स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल फुल फ्लेज्ड वर्किंग ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर बात की गई कि हमें वुमेन को भी इक्वल इकोनॉमिक राइट्स देने की जरूरत है। ठीक है, इनहेरिटेंस देने की जरूरत है। ओके, सारी चीजों के ऊपर बात की गई। ओके, और साथ ही साथ वुमेन को सपोर्ट करने के लिए बाकी चीजें भी सारे डिस्कस हुए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया और एक फुल फ्लेज्ड वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा टू सपोर्ट देम। ओके, तो हमने ये देख लिया। साथ ही साथ एक मेजर चीज जो हमें देखने को मिली वो था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी फोकस किया गया है। जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी भी बनाने की बात की गई है। ओके, जहां पर सारा इंफॉर्मेशन जो है स्टोर किया जाएगा। और जैसा कि हमने देखा कि हमें साइबर अवेयरनेस है ना, और साइबर एजुकेशन के ऊपर भी काम करना है, इसके बारे में बात किया गया था। ओके, तो एक रिपोजिटरी भी बनाई जा रही है। ओके, एंड अब आज का जो जमाना है वो एआई का जमाना है, राइट। हमें क्रिप्टोज भी देखने को मिलता है। ओके, तो जो एआई है उस पर एक ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है उसके रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए, क्योंकि अगर इसे सही से रेगुलेट नहीं किया गया तो इसकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए एक ग्लोबल गवर्नेंस फॉर रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई की भी बात की गई। एंड क्रिप्टोज के लिए भी हमें एक ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है, इस पर बात की गई। एंड एट इंडियाज रिक्वेस्ट, ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट, जो आईएमएफ है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, उन्होंने एक पॉलिसी पेपर भी लॉन्च किया ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन। देखो कितनी अच्छी बात है, राइट। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी यहां पर फोकस किया गया है। ओके, ठीक है। साथ ही साथ जो डेट हमें देखने को मिलता है ना, आज बहुत सारी कंट्रीज के पास बहुत ही ज्यादा डेट है, दे आर वल्नरेबल टू डेट, तो इसको भी सॉल्व करने की बात की गई है। तो हमने मेजर जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जो मेजर इश्यूज थे उनके बारे में बात कर लिया। क्या, एक तो ग्रोथ की बात की गई है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। प्लस साथ ही साथ हमने एक और चीज, हाँ एक और चीज रह गई, एक और चीज है, वो है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमने देखा, बट साथ ही साथ एक ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी बिल्कुल एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, जहां पर क्लीन, सस्टेनेबल, रिलायबल, क्लीन, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है, क्लीन, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। एक ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हमने लिया, प्लस साथ ही साथ बात की गई कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है ना, उन्हें डाइवर्स करने की जरूरत है। ओके, और उन्हें और ज्यादा रिलायबल बनाने की जरूरत है। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स किसके, सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल्स के। ठीक है, तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उन्हें डाइवर्स प्लस रिलायबल बनाने की भी बात की गई। प्लस हाँ, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी अडॉप्ट किया गया। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात हुई कि कैसे हमें उसे फास्टन करने की जरूरत है।
प्लस साथ ही साथ जो कोल है हमें उसे अनअबेटेड कोल है उसे फेज डाउन करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो फाइनेंस है, ठीक है, उसे इंक्रीज करने की जरूरत है। ओके, एंड जो पेरिस एग्रीमेंट में जो भी हमारे टारगेट्स थे उसे भी फुलफिल करने की जरूरत है। ओके, तो सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंक्लूसिव वर्ल्ड, राइट। फिर वुमेन के भी एम्पावरमेंट की बात की गई, एजुकेशन के ऊपर बात की गई, हेल्थ के ऊपर बात की गई, सारी चीजें जो है हमने देख ली। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई। तो इसी के साथ जो हमारा G20 का सीरीज है वो कंप्लीट होता है। हमने सारी चीजें, G20 क्या होता है, इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी हमने देख लिया, हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देखा, हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया G20 में और अब ये G21 बन चुका है, इसके बारे में देखा। साथ ही साथ हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में देखा और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी देखा। तो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसी के साथ G20 सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और जल्दी हम नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय।